हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का RH स्टोरीज 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं H.G. वेल्स का नॉवेल द इनविजिबल मैन का दूसरा भाग। अध्याय 8। आठवां अध्याय बहुत छोटा है। इसमें बताया गया है कि गिबन्स नाम के एक व्यक्ति, जिन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था, गांव से दूर एक खुले मैदान में लेटे हुए थे। उनके आसपास 2 मील तक कोई दूसरा इंसान नहीं था और वे लगभग नींद की आगोश में थे। तभी अचानक उन्हें अपने बिल्कुल करीब किसी के खांसने और चीखने की आवाज़ सुनाई दी। फिर उन्हें किसी के खुद को गालियां देने और कोसने का स्वर सुनाई दिया। गिबन्स ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, पर उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर भी आवाज़ बिल्कुल साफ थी। वो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की आवाज़ लग रही थी, जो गुस्से में तरह तरह की गालियां बक रहा था। ये आवाज़ पहले बहुत तेज़ हुई, फिर धीरे धीरे कम होती गई और दूर जाकर गायब हो गई, मानो कोई चिल्लाता हुआ एडाडीन गांव की दिशा में जा रहा हो। अंत में वह आवाज़ बस एक हल्की छींक बनकर रह गई और फिर सन्नाटा छा गया। गिबन्स ने उस समय सराय में हुई घटना के बारे में कुछ भी नहीं सुना था, लेकिन इस अजीब घटना ने उन्हें बुरी तरह डरा दिया। उनकी शांति भंग हो गई और वे घबरा कर उठे और जितनी तेजी से भाग सकते थे, पहाड़ी से नीचे गांव की ओर भाग खड़े हुए। अध्याय 9। मिस्टर थॉमस मार्वल एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका चेहरा थोड़ा भारी और गोलमटोल था। उनकी नाक बेलनाकार थी, होंठ मोटे थे और उनकी दाढ़ी काफ़ी घनी और अजीब थी। वे थोड़े नाटे और भारी शरीर के थे और उनके छोटे छोटे हाथ पैर उनके मोटापे को और साफ दिखाते थे। वे सिर पर रेशमी रोएदार टोपी पहनते थे। उनके कपड़ों में बटनों की जगह 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 धागे और जूतों के फीते बंधे रहते थे, जिससे साफ पता चलता था कि वे अकेले रहते हैं और अपना ख्याल खुद ही रखते हैं। थॉमस मार्वल इपिंग गांव से करीब 1.5 मील दूर एडरडीन जाने वाली सड़क के किनारे एक गड्ढे में पैर लटकाकर बैठे थे। उन्होंने मोजे नहीं पहने थे, उनके पैर नंगे थे। उनके पैर के अंगूठे किसी चौकन्ने कुत्ते के कान की तरह ऊपर की ओर उठे हुए थे। वे बड़े आराम से, जैसा कि वे हमेशा करते थे, अपने पास रखे 2 जोड़ी जूतों को देख रहे थे। एक जोड़ी जूते उन्हें हाल ही में मिले थे, जो काफ़ी अच्छी हालत में थे, लेकिन उनके लिए बहुत बड़े थे। दूसरी जोड़ी जूते जो उन्होंने पहन रखे थे, वे गर्मियों के लिए तो ठीक थे, लेकिन उनके तलवे इतने पतले थे कि बारिश में उनमें पानी भर जाता था। मार्वल को ना तो ढीले जूते पसंद थे और ना ही गीला मौसम। उस सुहावने मौसम में उनके पास करने को और कुछ खास था नहीं, इसलिए उन्होंने चारों जूतों को घास पर सजा दिया और उन्हें गौर से देखने लगे। घास पर रखे वे दोनों ही जोड़े उन्हें बेहद बदसूरत लग रहे थे। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आई, लेकिन वे ज़रा भी नहीं चौंके। आखिरकार ये जूते ही तो हैं, एक आवाज़ आई। मिस थॉमस मार्वल ने अपना सिर एक तरफ झुकाकर जूतों को नफरत से देखा और बोले, ये तो दान में मिले जूते हैं, और मुझे तो लगता है कि इस पूरी दुनिया में इनसे भद्दी जूतों की जोड़ी कोई और होगी ही नहीं। आवाज़ ने जवाब दिया। मार्वल अपनी बात जारी रखते हुए बोले, मैंने इससे भी ख़राब जूते पहने। सच कहूँ तो कई बार तो पहने ही नहीं, लेकिन इतने भद्दे और बदसूरत जूते मैंने आज तक नहीं देखे। मैं कई दिनों से कहीं से बूट्स मिलने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैं अपने पुराने जूतों से तंग आ चुका था। वैसे देखा जाए तो ये जूते ठीक ठाक ही हैं, लेकिन एक घुमक्कड़ आदमी को जब अपने सामने जूतों का ऐसा ढेर दिखता है तो दुख होता है। यकीन मानिए, मैंने पूरे इलाके में खाक छानी पर मुझे बस यही मिले। इन्हें देखिए। वैसे तो ये देश जूतों के मामले में अच्छा है, पर मेरी किस्मत ही ख़राब है। यहाँ लोग जूतों को 10-10 साल तक घिसते रहते हैं और फिर अंत में मेरे जैसे लोगों को ऐसे जूते थमा देते हैं। अदृश्य आवाज़ ने कहा, यह बहुत ही घटिया देश है और यहाँ के लोग सुअरों जैसे हैं, है ना। मिस्टर थॉमस मार्वल ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही, लेकिन इन जूतों को तो देखो, कितने अजीब हैं। मार्वल ने अपने कंधे के ऊपर से दाईं ओर सिर घुमाया ताकि वह अपने साथी के जूतों को देख सके और उनकी तुलना अपने जूतों से कर सकें। लेकिन ये क्या, जहाँ उसके साथी के पैर और जूते होने चाहिए थे, वहाँ कुछ भी नहीं था। वह हैरान रह गया। तुम कहाँ हो? मिस्टर थॉमस मार्वल ने घबरा कर चारों हाथ पैर के बल झुकते हुए कहा, पूछा। उन्हें दूर दूर तक केवल खाली मैदान और हवा में लहराती झाड़ियाँ ही दिखाई दी। मार्वल बड़बड़ाए, क्या मैं नशे में हूँ? क्या ये मेरा भ्रम है? क्या मैं खुद से ही बातें कर रहा था? आखिर ये हो क्या रहा है? हवा में से एक आवाज़ आई, घबराइए मत। मिस्टर थॉमस मार्वल झटके से खड़े हुए और बोले, मुझसे खिलौने की तरह बात करना बंद करो। तुम कहाँ हो? उनकी हालत वाकई चिंताजनक थी। आवाज़ ने फिर दोहराया, घबराओ मत। मार्वल चिल्लाए, अभी 1 मिनट में मैं तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। बेवकूफ़, तुम हो कहाँ? ज़रा सामने आओ, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। चारों तरफ सन्नाटा देख कुछ देर बाद मार्वल ने सहमे हुए सर में पूछा, क्या तुम ज़मीन के नीचे दफन हो? वहाँ सन्नाटा छा गया। मिस्टर थॉमस मार्वल असहाय और हैरान खड़े थे। डर के मारे उनकी जैकेट उनके कंधों से नीचे खिसक गई थी। तभी बहुत दूर से एक चिड़िया की पिविट पिविट की आवाज़ सुनाई दी। मार्वल ने खुद से कहा, सच में
मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। ये सब मेरा वहम है। उन्होंने चारों तरफ देखा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सब तरफ सन्नाटा था। सफ़ेद खंभों वाली सड़क पूरी तरह खाली पड़ी थी। उस चिड़िया के अलावा नीले आसमान में भी कुछ नहीं था। मार्वल ने अपना कोट वापस कंधों पर ठीक किया और बुदबुदाए, भगवान कसम, ये कोट, ये सब उस शराब का असर है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मैंने ज़्यादा पी ली है। तभी आवाज़ आई, ये शराब का असर नहीं है। हिम्मत मत हारो, खुद पर काबू रखो। मार्वल की चीख निकल गई और डर के मारे उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनके होंठ बिना आवाज़ के बस यही दोहरा रहे थे, यह पक्का शराब का ही असर है। वे धीरे धीरे गोल घूमकर चारों ओर घूरने लगे। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगा जैसे मैंने फिर कोई आवाज़ सुनी। आवाज़ ने जवाब दिया, बिल्कुल सुनी, तुमने आवाज़ ही सुनी है। मिस्टर मार्वल ने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़े दुखी मन से अपना हाथ माथे पर रखकर बोले, हे भगवान, ये आवाज़ फिर से आ गई। अचानक किसी ने मार्वल का कॉलर पकड़ा और इतनी ज़ोर से हिलाया कि वे दंग रह गए। अदृश्य आवाज़ ने कहा, मूर्ख मत बनो। मार्वल पूरी तरह घबरा चुके थे। वे अपनी ही धुन में बोले, मैं इस बेवकूफ़ी से तंग आ चुका हूँ। अब उन जूतों के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। लगता है मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, या फिर कोई बुरी आत्मा मेरे पीछे पड़ गई है। आवाज़ ने कहा, ना तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है और ना ही मैं कोई आत्मा हूँ। मेरी बात सुनो, तुम जो भी हो बेवकूफ़ हो। मार्वल ने झुंझला कर कहा। आवाज़ अब थोड़ी गंभीर और भारी हो गई। एक मिनट रुको, उसने खुद पर काबू रखते हुए कहा। मार्वल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती में उंगली चुभाई हो। वे बोले, तो अब क्या? अजनबी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी कल्पना हूँ? क्या मैं सचमुच यहाँ नहीं हूँ? मार्वल ने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरते हुए कहा, तुम और क्या हो सकते हो? जब दिख ही नहीं रहे तो कल्पना ही होगे। आवाज़ ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा, बहुत अच्छा, तो अब मैं तुम पर तब तक पत्थर फेंकता रहूँगा जब तक तुम अपनी राय नहीं बदल लेते और तुम्हें यकीन नहीं हो जाता कि मैं सच में यहीं हूँ। मार्वल ने इधर उधर देखते हुए पूछा, लेकिन तुम हो कहाँ? आवाज़ ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक एक पत्थर हवा में तैरता हुआ आया और मिस्टर मार्वल के कंधे को छूते हुए निकल गया। मिस्टर मार्वल ने मुड़कर देखा तो दूसरा पत्थर अपने आप हवा में उछला, अजीब तरीके से लहराया, एक पल के लिए हवा में ही रुका और फिर बिजली की रफ्तार से उनके पैरों की ओर आया। मार्वल इतने हैरान थे कि वे बच भी नहीं पाए। वो पत्थर उनके नंगे पैर के अंगूठे पर जोर से लगा और गड्ढे में जा गिरा। मिस्टर थॉमस मार्वल दर्द के मारे उछल पड़े और ज़ोर से चिल्लाए। वे वहाँ से भागने लगे, लेकिन तभी किसी अनदेखी चीज़ से टकरा कर ठोकर खाई और सिर के बल ज़मीन पर जा गिरे। अब बताओ, आवाज़ आई, और तभी एक तीसरा पत्थर ऊपर हवा में उठा और मार्वल के सिर के ऊपर, ठीक ऊपर लटक गया। क्या अब भी मैं तुम्हारी कल्पना हूँ? जवाब देने के बजाय मिस्टर मार्वल ने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें दोबारा ज़मीन पर पटक दिया। वे एक पल के लिए चुपचाप पड़े रहे। आवाज़ ने चेतावनी दी, अगर तुमने फिर से भागने या लड़ने की कोशिश की तो मैं ये पत्थर सीधे तुम्हारे सर पर दे मारूंगा। ठीक है, मैं मान गया। मिस्टर थॉमस मार्वल उठकर बैठ गए, अपने छोटे लंगूटे को सहलाया और हवा में लटके उस तीसरे पत्थर को एकटक देखने लगे। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पत्थर अपने आप उछल रहे हैं, पत्थर बातें कर रहे हैं। हे भगवान, इस पत्थर को नीचे रख दो। जो भी हो रहा है बहुत ही डरावना है। मेरा तो काम तमाम हो गया, मार्वल बोले। वह तीसरा पत्थर भी ज़मीन पर गिर गया। आवाज़ ने कहा, यह बहुत आसान सी बात है, मैं एक अदृश्य आदमी हूँ। मिस्टर मार्वल दर्द से कराते हुए बोले, मुझे कुछ ऐसी बात बताओ जो मुझे पता ना हो। तुम कहाँ छुपे हो और ये जादू कैसे करते हो, मुझे नहीं पता। मैं तो बुरी तरह थक गया हूँ। आवाज़ ने फिर कहा, बस इतना ही है, मैं अदृश्य हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो। मार्वल ने चिढ़कर कहा, ये तो कोई भी देख सकता है कि तुम दिखाई नहीं दे रहे। आपको इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है महोदय। बस ये बताइए कि आप छिपे कहाँ हैं। मैं अदृश्य हूँ, यही सबसे बड़ी बात है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात मान लो कि, पर हो कहाँ? मार्वल ने बीच में ही बात काटते हुए पूछा। यहीं तुम्हारे ठीक सामने, 6 गज की दूरी पर। अरे रहने भी दो, मैं अंधा नहीं हूँ। अब अगली बार तुम कहोगे कि तुम सिर्फ हवा हो, मैं कोई अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। हाँ मैं हूँ, हवा की तरह। तुम मेरे आर पार देख रहे हो। मार्वल हैरान होकर बोले, क्या? क्या तुम्हारे पास शरीर नहीं है? ये क्या बकवास है? क्या वाकई ऐसा है? अजनबी ने समझाया, मैं एक जीता जागता इंसान हूँ। मेरा शरीर ठोस है, मुझे भूख प्यास लगती है और ठंड भी लगती है, बस मैं दिखाई नहीं देता, समझे? मार्वल बड़बड़ाए, अदृश्य, कितना आसान शब्द है, अदृश्य। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम बिल्कुल असली इंसान हो? हाँ बिल्कुल असली। अगर तुम असली हो तो मुझे तुम्हें छूने दो, मार्वल ने कहा। और जैसे ही उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, अजनबी ने उन्हें पकड़ लिया। मार्वल चिल्ला उठे, हे भगवान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, इस तरह मुझे पकड़ोगा? मार्वल ने अपनी कलाई पर जकड़े हुए उस अदृश्य हाथ को अपनी उंगलियों से छूकर महसूस किया। धीरे धीरे उनकी उंगलियां ऊपर बाहाँ तक गईं,
फिर उन्होंने एक असली इंसान की छाती को थपथपाया और एक दाढ़ी वाले चेहरे को टटोला। मार्वल का चेहरा हैरानी से खुला का खुला रह गया। मैं तो दंग रह गया। उन्होंने कहा, यह तो किसी भी चीज़ से बढ़कर है। वाकई अद्भुत और कमाल। देखिए, मैं तुम्हारे आर पार 1 मील दूर भागते हुए खरगोश को देख सकता हूँ। तुम्हारा एक भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय इसके कि। उन्होंने उस खाली जगह को बहुत गौर से देखा और अदृश्य हाथ को पकड़ते हुए पूछा, क्या तुमने अभी रोटी और पनीर खाया है? अजनबी ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। वो अभी तक मेरे शरीर के अंदर पूरी तरह से घुला नहीं है, इसलिए शायद थोड़ा दिख रहा हो। मिस्टर मारवा बोले, फिर भी यह सब बड़ा भूतिया सा लगता है। अजनबी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, सच तो यह है कि यह सब उतना भी शानदार नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मिस्टर थॉमस मार्वल ने कहा, भाई, मेरी छोटी मोटी ज़रूरतों के हिसाब से तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। अगर आप ये सब कर कैसे लेते हैं, ये होता कैसे? ये एक बहुत लंबी कहानी है और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मिस्टर मार्वल ने बीच में ही कहा, मैं तो बस इतना कहूँगा कि इस पूरे मामले ने मेरा दिमाग चकरा दिया है। अजनबी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं फ़िलहाल बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे मदद की ज़रूरत है। मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैं अचानक तुम्हारे सामने आ गया। मैं गुस्से में पागल होकर बिना कपड़ों के बेसहारा यहाँ वहाँ भटक रहा था। मैं इतना चिढ़ा हुआ था कि किसी की भी जान ले सकता था, और तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी। हे भगवान! मिस्टर मार्वल के मुंह से डर के मारे निकला। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया, पहले झिझका, फिर आगे बढ़ता रहा। मिस्टर मार्वल के चेहरे पर घबराहट के भाव साफ देखे जा सकते थे। अजनबी बोला, फिर मैं रुक गया। मैंने सोचा, यह आदमी भी मेरी तरह ही समाज से निकाला हुआ एक घुमक्कड़ है। मुझे इसी तरह के इंसान की तलाश थी, इसलिए मैं वापस मुड़ा, तुम्हारे पास आया। और हे भगवान! मिस्टर मार्वल ने कहा, मैं तो पूरी तरह सुन्न हो गया हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है, और आपको मुझसे कैसी मदद चाहिए? अदृश्य इंसान, बाप रे! मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कपड़ों और रहने की जगह का इंतज़ाम करो, और उसके बाद बाकी कामों में भी मेरी मदद करो। मैं इन चीज़ों के बिना बहुत परेशान हो चुका हूँ। अगर तुम मना करोगे तो ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, हर हाल में। मेरी बात सुनिए, मिस्टर मार्वल ने कहा, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अब मुझे और मत मारिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे थोड़ा होश में आने की ज़रूरत है। आपने तो मेरा पैर का अंगूठा ही तोड़ दिया है। ये सब कितना अजीब है। चारों तरफ खाली मैदान है, खाली आसमान है, और मीलों तक कुदरत के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। और तभी अचानक एक आवाज़ आती है, जैसे आसमान से कोई आवाज़ आ रही हो। और वे पत्थर और वो मुक्का, हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? आवाज़ ने कड़क कर कहा, खुद को संभालो, क्योंकि अब तुम्हें वही करना होगा जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। यह सुनकर मिस्टर मार्वल का चेहरा डर के मारे फूल गया और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस आवाज़ ने आगे कहा, मैंने तुम्हें चुना है। उन बेवकूफ़ों के अलावा तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो जानते हो कि अदृश्य आदमी सच में होता है। तुम्हें मेरा मददगार बनना होगा। मेरी मदद करो, और मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करूँगा। याद रखना, एक अदृश्य आदमी बहुत शक्तिशाली होता है। इतना कहकर वह रुका और उसे जोर की छींक आई। उसने अपनी बात जारी रखी, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की या मेरे कहे अनुसार काम नहीं किया। वह रुका और उसने मिस्टर मार्वल के कंधे को हल्के से थपथपाया। उस अदृश्य स्पर्श से मार्वल डर के मारे चीख पड़े। मार्वल उन अदृश्य उंगलियों से थोड़ा दूर हटते हुए घबरा कर बोले, मैं आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। बस मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। हे भगवान! आप जो भी करवाना चाहे, मैं उसे करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अध्याय 10। शुरुआत में जो भयानक डर फैला था, उसके शांत होते ही इपिंग गांव के लोग आपस में बहस करने लगे। धीरे धीरे लोगों के मन में शक पैदा होने लगा। एक ऐसा शख्स जो पूरी तरह पक्का तो नहीं था, पर वो मौजूद ज़रूर था। दरअसल एक अदृश्य आदमी की बात पर यकीन न करना बहुत आसान है, और जिन लोगों ने उसे सच में हवा में गायब होते देखा था या उसकी ताकत को महसूस किया था, उनकी संख्या बहुत ही कम थी। उन गवाहों में से भी मिस्टर वॉडजर्स अब गायब थे। वे डर के मारे अपने घर में दुबक गए थे, और कांस्टेबल जेफर्स बेहोश होकर कोच एंड हॉर्सेस सराय के कमरे में पड़े थे। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बड़ी और अजीब बातें, जैसे अदृश्य होना, लोगों के दिमाग पर उतना असर नहीं डालती जितना कि रोज़मर्रा की छोटी चीज़ें। इपिंग गांव त्यौहार के झंडों से सजा हुआ था, और हर कोई मेले के कपड़ों में तैयार था। लोग महीनों से इस विट मंडे के त्यौहार का इंतज़ार कर रहे थे। दोपहर तक तो वे लोग भी, जिन्हें अदृश्य आदमी पर यकीन था, यह सोचकर फिर से मौज मस्ती करने लगे कि वो मुसीबत अब जा चुकी है। वहीं जिन्हें यकीन नहीं था, उनके लिए तो ये अब एक मजाक बन चुका था। उस दिन गांव में एक अजीब बात यह थी कि चाहे किसी को यकीन हो या ना हो, हर कोई एक दूसरे से बहुत मिलनसार व्यवहार कर रहा था। हैसमैन के मैदान में एक तंबू लगा था, जब मिसेस बंटिंग और अन्य महिलाएं चाय तैयार कर रही थीं। बाहर संडे स्कूल के बच्चे पादरी
मिस कूस और सैकबर्ट की देखरेख में शोर मचाते हुए खेलकूद कर रहे थे। माहौल में थोड़ी घबराहट ज़रूर थी, पर ज़्यादातर लोग इसे छिपाकर सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे। गांव के मैदान में मनोरंजन के कई साधन थे। एक मजबूत रस्सी पर पुली वाला झूला था, जो किशोरों के बीच काफ़ी मशहूर था। साथ ही नारियल फेंकने वाला खेल भी चल रहा था। एक तरफ एक छोटा चक्री वाला झूला लगा था, जिससे निकलने वाला संगीत और तेल की गंध हवा में घुली हुई थी। क्लब के सदस्य गुलाबी और हरे रंग के बैज लगाए घूम रहे थे, और कुछ उत्साही लोगों ने अपनी टोपी पर रंगीन रिबन बांध रखे थे। बूढ़े फ्लेचर, जो छुट्टियों में भी काम करना पसंद करते थे, अपने घर की खिड़की या दरवाजे के पास बैठे दिख रहे थे। वे दो कुर्सियों पर रखी एक पटरी पर बैठकर बड़े ध्यान से अपने कमरे की छत पर सफ़ेदी कर रहे थे। शाम के 4 बजे पहाड़ियों की तरफ से एक अजनबी गांव में आया। वो नाटा और मोटा सा आदमी था, जिसने एक पुरानी फटी पुरानी टोपी पहन रखी थी। वह पूरी तरह हाँफ रहा था, और उसके गाल कभी फूलते तो कभी पिचकते थे। उसके चेहरे पर साफ चिंता झलक रही थी, और वह बहुत हिचकिचाते हुए चल रहा था। वो चर्च के कोने से मुड़ा और कोच एंड हॉर्सेस सराय की तरफ बढ़ने लगा। बूढ़े फ्लेचर जैसे उसे देखकर इतने हैरान हुए कि उनके हाथ से सफ़ेदी की कुछ बूंदें गिरकर उनके अपने ही कोट की आस्तीन पर लग गईं। नारियल फेंकने वाले खेल के मालिक को लगा कि वह अजनबी खुद से ही बातें कर रहा है, और यही बात मिस्टर हक्स्टर ने भी गौर की। वह आदमी कोच एंड हॉर्सेस सराय की सीढ़ियों के पास जाकर रुक गया। मिस्टर हक्स्टर को ऐसा लगा जैसे वह आदमी अंदर जाने से पहले खुद से ही कोई बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियाँ चढ़कर बाईं ओर मुड़ा और बैठक का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर से सराय के मालिक, हॉल और बार में बैठे लोगों की आवाज़ें आईं, जो उसे बता रहे थे कि वह गलत कमरे में घुस गया। हॉल चिल्लाया, वो कमरा प्राइवेट है। अजनबी ने घबरा कर दरवाज़ा बंद किया और बार की तरफ चला गया। कुछ ही मिनटों बाद वह फिर बाहर निकला। वो अपने हाथ के पीछे से होंठ पहुँच रहा था, और उसके चेहरे पर एक नकली शांति थी, जिसे देखकर हक्स्टर को शक हो गया। वो आदमी कुछ देर यहाँ वहाँ देखता रहा और फिर दबे पांव आंगन के उस दरवाजे की ओर बढ़ा जहाँ बैठक की खिड़की खुलती थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह दरवाजे के खंभे से टिककर खड़ा हो गया और कांपते हाथों से अपनी चिलम भरने लगा। उसने पाइप जलाई और बड़े आराम से धुआं उड़ाने का नाटक करने लगा, लेकिन उसकी नज़रें बार बार आंगन की तरफ घूम रही थी, जिससे साफ था कि वह कुछ छुपा रहा है। मिस्टर हक्स्टर अपनी दुकान की खिड़की से ये सब देख रहे थे। उस आदमी की अजीब हरकतों ने उनकी उत्सुकता और बढ़ा दी। तभी अचानक वह अजनबी सीधा खड़ा हुआ, अपनी पाइप जेब में डाली और तेज़ी से आंगन के अंदर जाकर गायब हो गया। मिस्टर हक्स्टर को लगा कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने कोई चोरी होती देखी है। वे तुरंत काउंटर से कूदे और उस चोर को पकड़ने के लिए सड़क पर दौड़ पड़े। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा कि मिस्टर मार्वल फिर से प्रकट हुए हैं। उनकी टोपी टेढ़ी थी, और उनके एक हाथ में नीले कपड़े में लिपटा एक बड़ा बंडल था, जबकि दूसरे हाथ में रस्सी से बंधी 3 किताबें थीं। हक्स्टर को देखते ही मार्वल घबरा गए और तेजी से मुड़कर भागने लगे। रुको, चोर! हक्स्टर चिल्लाया और उनके पीछे हो लिया। हक्स्टर का पूरा ध्यान उस आदमी पर था जो चर्च के कोने की ओर जान बचाकर भाग रहा था। उन्होंने रास्ते में गांव के झंडे, मेले की भीड़ और अपनी तरफ मुड़ते लोगों के चेहरे देखे। उन्होंने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, रुको! हक्स्टर अभी मुश्किल से 10 कदम ही चले होंगे कि अचानक किसी रहस्यमयी चीज़ ने उनके पैर फंसा दिए। अगले ही पल वे दौड़ नहीं रहे थे, बल्कि हवा में उछल रहे थे। उन्हें लगा जैसे ज़मीन अचानक उनके चेहरे से टकराने आ रही है। दुनिया उनकी आंखों के सामने घूमते हुए प्रकाश के कणों की तरह बिखर गई, और वे ज़ोर से सिर के बल गिरे। इसके बाद क्या हुआ, ये जानने की स्थिति में वे नहीं रहे। अध्याय 11। सराय में उस वक्त क्या हुआ था, यह समझने के लिए मैं थोड़ा पीछे उस समय पर जाना होगा जब मार्वल पहली बार हक्स्टर की दुकान के सामने दिखाई दिया था। ठीक उसी समय मिस्टर कूस और पादरी बंटिंग सराय की बैठक में थे। वे सुबह की उन अजीब घटनाओं की जांच पड़ताल कर रहे थे। सराय के मालिक मिस्टर हॉल की इजाज़त लेकर वे अदृश्य आदमी के सामान की तलाशी ले रहे थे। कांस्टेबल जेफर्स को थोड़ा होश आ गया था और उनके दोस्त उन्हें घर छोड़ आए थे। मिसेस हॉल ने कमरे से अजनबी के फटे पुराने कपड़े हटा दिए थे और सफाई कर दी थी। खिड़की के पास वाली मेज़ पर, जहाँ वह अजनबी बैठकर काम करता था, मिस्टर कूस को हाथ से लिखी 3 बड़ी किताबें मिली, जिन पर डायरी लिखा था। कूस ने तीनों किताबें मेज़ पर रखते हुए उत्साह से कहा, डायरी? अब कम से कम हमें कुछ तो पता लगेगा। पादरी भी उत्सुकता में मेज़ के पास आकर खड़े हो गए। कूस कुर्सी पर बैठ गए और एक किताब खोलते हुए बोले, पहले पन्ने पर कोई नाम नहीं लिखा है। धिक्कार है, ये तो किसी गुप्त कोड में लिखा है, और इसमें तो बस ढेर सारे आंकड़े और नंबर हैं। पादरी ने उनके पीछे से झुककर किताबों में झाँका। कूस ने निराश होकर पन्ने पलटने शुरू किए। अरे, हे भगवान! बंटिंग, ये सब तो किसी गुप्त कोड में लिखा है। मिस्टर बंटिंग ने पूछा, क्या इसमें कोई नक्शा या चित्र नहीं है जिससे कुछ समझ आ सके? मिस्टर कूस बोले, आप खुद ही देख लीजिए। इसमें कुछ गणित के सवाल हैं, कुछ रूसी जैसी दिखने वाली भाषा है, और कुछ ग्रीक यानी यूनानी भाषा में। मुझे लगा था कि ग्रीक तो आपको आती ही होगी।
बिल्कुल बिल्कुल, मिस्टर बंटिंग ने अपना चश्मा उतार कर पहुँचते हुए कहा। वे अचानक बहुत असहज हो गए, क्योंकि सच तो यह था कि उन्हें ग्रीक का एक शब्द भी याद नहीं था। फिर भी वे बात संभालते हुए बोले, हाँ, ग्रीक भाषा से शायद कोई सुराग मिल जाए। उसने किताब उनकी ओर बढ़ाई तो बंटिंग बोले, मैं पहले इन किताबों पर एक सरसरी नज़र डालना चाहूँगा। पहले एक सामान्य जानकारी ले लेते हैं कूस, फिर हम गहराई से सुराग ढूंढेंगे। उन्होंने धीरे से खांसा, अपना चश्मा पहनकर उसे ठीक से सेट किया और मन ही मन दुआ करने लगे कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे उन्हें ये किताब न पढ़नी पड़े। फिर उन्होंने बड़े आराम से वह किताब उठाई जो कूस ने उन्हें दी थी। तभी कुछ हुआ। कमरे का दरवाज़ा अचानक झटके से खुल गया। दोनों सज्जन अचानक हुई आहट से उछल पड़े। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रेशमी टोपी के नीचे एक गुलाबी चेहरा नजर आया। ये मार्वल था। उसे देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। उस चेहरे ने पूछा, क्या यहाँ शराब मिलती है? और वह उन्हें घूरने लगा। नहीं, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। मिस्टर बंटिंग ने कहा, दूसरी तरफ जाओ भाई। अकूस ने चिढ़ते हुए टोक दिया, और ज़रा ये दरवाज़ा बंद करके जाओ। ठीक है, उस अजनबी ने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन तभी अचानक उसकी आवाज़ बदल गई और वह किसी और अंदाज में अदृश्य आदमी की आवाज़ में चिल्लाया, पीछे हटो। इसके बाद वह शख्स वहाँ से गायब हो गया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मिस्टर बंटिंग बोले, मुझे लगता है वो कोई नाविक था। ये लोग भी बड़े मज़ेदार होते हैं। पीछे हटो शायद समुद्र में इस्तेमाल होने वाला कोई शब्द होगा जिसका मतलब होगा कि वह कमरे से बाहर जा रहा है। शायद आप सही कह रहे हैं, उसने कहा। आज मेरी नर्सें इतनी खिंची हुई हैं कि दरवाज़ा ज़रा सा खुलने पर भी मेरी जान निकल गई थी। सॉरी, नसें। मिस्टर बंटिंग ऐसे मुस्कुराए जैसे वे बिल्कुल भी नहीं डरे थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, खैर, अब वापस इन किताबों पर आते हैं। तभी कमरे के सन्नाटे में किसी के सूंघने की आवाज़ आई। एक बात तो तय है, बंटिंग ने कूस की कुर्सी के पास बैठते हुए कहा। पिछले कुछ दिनों में एपिंग में बहुत ही अजीब घटनाएं हुई हैं। सच में बहुत अजीब। लेकिन मैं इस अदृश्य आदमी वाली बेतुकी कहानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। यह बात वाकई अविश्वसनीय लगती है, कूस ने कहा। लेकिन सच तो यह है कि मैंने देखा था। मैंने पक्के तौर पर उसकी खाली आस्तीन के अंदर देखा था। बंटिंग बोले, पर क्या आप पूरी तरह पक्के हैं? मान लीजिए कि कोई आए ना हो। मति भ्रम या धोखा तो आसानी से हो सकता है। क्या आपने कभी किसी कुशल जादूगर का शो देखा है? वो ऐसी चीज़ें आसानी से कर लेते हैं। मैं अब इस पर और बहस नहीं करूँगा, कूस ने चिढ़ते हुए कहा। बंटिंग, हम पहले ही इस पर बहुत बात कर चुके हैं। अब तो हमारे सामने किताबें भी हैं। अरे ये देखो, ये तो कुछ कुछ ग्रीक यानी यूनानी जैसा लग रहा है। हाँ, पक्का ये ग्रीक अक्षर ही है। कूस ने पन्ने के बीच में एक जगह इशारा किया। मिस्टर बंटिंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वे किताब की ओर और करीब झुक गए। वे जाहिर तौर पर अपने चश्मे को ठीक करने का बहाना कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें अपने गर्दन के पीछे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई वहाँ मौजूद हो। बंटिंग ने अपना सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें ज़ोर से दबा रखा हो। ये एक भारी और मजबूत हाथ की पकड़ थी जिसने उनकी ठुड्डी को ज़बरदस्ती मेज पर टिका दिया था। तभी एक आवाज़ उनके कान के पास फुसफुसाई, हिलो मत छोटे आदमियों, वरना मैं तुम दोनों के सिर आपस में टकरा कर फोड़ दूंगा। बंटिंग ने अपनी आंखों के कोनों से कूस की तरफ देखा। कूस के चेहरे पर भी वैसी ही घबराहट और हैरानी थी जैसी बंटिंग के चेहरे पर। अदृश्य आवाज़ ने कहा, मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे साथ इतनी सख्ती बरतनी पड़ रही है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हें किसी वैज्ञानिक के निजी कागजात में ताक झाँक करने की हिम्मत कैसे हुई? आवाज़ ने दहाड़कर पूछा। और इसी के साथ उन दोनों की ठुड्डियाँ एक बार फिर मेज से जोर से टकराईं, जिससे उनके दांत बज उठे। किसी मजबूर आदमी के कमरे में घुसपैठ करना तुम्हें किसने सिखाया? अजनबी ने वही हरकत दोबारा दोहराई। फिर उसने कड़क आवाज़ में पूछा, उन्होंने मेरे कपड़े कहाँ छिपा कर रखे हैं? आवाज़ ने आगे चेतावनी दी, सुनो, खिड़कियाँ बंद हैं और दरवाजे की चाबी मेरे पास है। मैं बहुत ताकतवर हूँ और मेरे हाथ में लोहे की छड़ी यानी पोकर भी है। और सबसे बड़ी बात, मैं अदृश्य हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि मैं तुम दोनों को जान से मारकर यहाँ से बड़ी आसानी से भाग सकता हूँ, समझे? अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो क्या तुम वादा करते हो कि कोई शोर नहीं मचाओगे और जैसा मैं कहूँगा वैसे ही करोगे? पादरी और डॉक्टर ने डरते डरते एक दूसरे की तरफ देखा। डॉक्टर ने घबराहट में अपना मुंह बनाया। मिस्टर बंटिंग ने दबी आवाज़ में कहा, हाँ, हम वादा करते हैं। और डॉक्टर ने भी तुरंत यही दोहराया। इसके बाद उनकी गर्दन पर से दवा वटा, वे दोनों सीधे होकर बैठ गए। डर के मारे उनके चेहरे लाल थे, वे अपनी गर्दन सहला रहे थे। अदृश्य आदमी ने चेतावनी दी, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो। ये देखो, मेरे हाथ में लोहे की छड़ यानी पोकर है। उसने लोहे की उस भारी छड़ को बारी बारी से पादरी और डॉक्टर की नाक के बिल्कुल पास ले जाकर टिका दिया और बोला, जब मैं इस कमरे में आया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तुम दोनों बैठे होगे। मुझे लगा था कि यहाँ मेरी डायरियों के साथ साथ मेरे कपड़े भी रखे होंगे। वे कहाँ हैं? नहीं, उठने की कोशिश मत करना। मैं देख सकता हूँ कि वे यहाँ नहीं हैं। देखो, भले ही अभी दिन गर्म है और एक अदृश्य आदमी बिना कपड़ों के घूम सकता है, लेकिन शाम को बहुत ठंड हो जाती है।
मुझे कपड़े चाहिए, रहने का ठिकाना चाहिए और सबसे ज़रूरी, मुझे अपनी वे तीनों किताबें चाहिए। अध्याय 12। कहानी के इस मोड़ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटने वाली है, जिसके कारण कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाएगी। जब सराय के अंदर कमरे में पादरी और डॉक्टर के साथ वह सब हो रहा था और बाहर हक्स्टर मार्वल को देख रहे थे, ठीक उसी समय सराय के मालिक मिस्टर हॉल और टेडी हेनफ्रे पास ही खड़े होकर इपिंग की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। अचानक बैठक के कमरे से एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई, फिर एक तीखी चीख सुनाई दी और उसके तुरंत बाद सन्नाटा छा गया। अरे ये क्या था? टेडी हेनफ्रे ने चौंक कर कहा। शराब के नल के पास से भी हेलो की आवाज़ आई। मिस्टर हॉल को धीरे धीरे समझ आया कि मामला गड़बड़ है। ये ठीक नहीं लग रहा, उन्होंने कहा और बार के पीछे से निकलकर कमरे के दरवाजे की ओर बढ़े। वे दोनों गंभीर चेहरे के साथ दरवाजे के पास पहुंचे। उनकी आंखों में चिंता थी। कुछ तो गलत हो रहा है, हॉल ने कहा और हैनफ्रे ने भी हाँ में सिर हिलाया। उन्हें कमरे के अंदर से किसी रासायनिक दवाई की तीखी गंध आई और अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या सब ठीक है? हॉल ने दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछा। अंदर चल रही बात अचानक रुक गई। एक पल के सन्नाटे के बाद फिर से फुसफुसाहट शुरू हुई और फिर एक तेज़ आवाज़ आई। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद अंदर भाग दौड़ हुई। एक कुर्सी पलटने की आवाज़ आई और ऐसा लगा जैसे दो तीन लोग आपस में भिड़ रहे हैं। फिर अचानक फिर से शांति छा गई। ये क्या बकवास चल रही है? हेनफ्रे ने धीरे से कहा। क्या आप लोग ठीक हैं? मिस्टर हॉल ने फिर से कड़क आवाज़ में पूछा। तभी पादरी की आवाज़ आई, जो बड़ी अजीब और काँपती हुई लग रही थी। बिल्कुल ठीक है, कृपया बीच में दखल न दें। बड़ा अजीब है, मिस्टर हेनफ्रे ने कहा। हाँ, बहुत अजीब, मिस्टर हॉल ने दोहराया। हेनफ्रे बोले, वो कह रहे हैं कि बीच में मत बोलो। मैंने सुन लिया, हॉल ने जवाब दिया। और मुझे किसी के सूंघने की भी आवाज़ आई। हेनफ्रे ने बात खत्म की। वे दोनों दरवाजे पर कान लगाकर सुनते रहे। अंदर से कभी तेज़ तो कभी धीमी आवाज़ें आ रही थी। तभी पादरी बंटिंग की ऊंची आवाज़ सुनाई दी। मैं नहीं कर सकता, मैं आपसे कह रहा हूँ महोदय, मैं ये काम नहीं करूँगा। ये क्या था? हेनफ्रे ने फुसफुसाकर पूछा। हॉल ने जवाब दिया। उसने कहा कि वो नहीं करेगा। वो हमसे बात नहीं कर रहा था ना, वो अंदर किसी और से कह रहा था। तभी अंदर से पादरी बंटिंग की फिर आवाज़ आई, बेहद शर्मनाक, अपमानजनक। हेनफ्रे ने दोहराया। मुझे भी यही सुनाई दिया। अब कौन बोल रहा है? हेनफ्रे ने फिर पूछा। हॉल ने अंदाज़ा लगाया। मुझे लगता है ये मिस्टर कूस है। क्या आपको कुछ और सुनाई दे रहा है? फिर सन्नाटा छा गया। अंदर से आने वाली आवाज़ें बहुत धुंधली और उलझन भरी थी। हॉल ने गौर से सुनते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे वे मेज पोश को इधर उधर फेंक रहे हो। तभी मिसेस हॉल बार के पास दिखाई दी। हॉल ने उन्हें चुप रहने और पास आने का इशारा किया, लेकिन मिसेस हॉल को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने चिढ़कर पूछा, हॉल, तुम वहाँ दीवार से चिपक कर क्या सुन रहे हो? क्या आज के व्यस्त दिन में तुम्हारे पास करने के लिए कोई और काम नहीं है? हॉल ने इशारों और चेहरे के हाव भाव से उन्हें समझाने की कोशिश की कि अंदर कुछ गंभीर चल रहा है, लेकिन मिसेस हॉल अपनी बात पर अड़ी रहीं। उन्होंने अपनी आवाज़ और ऊंची कर दी। मजबूर होकर हॉल और हेनफ्रे को निराश होकर दबे पांव बार की तरफ वापस जाना पड़ा। शुरू में तो जहाँ वे इशारों में मिसेस हॉल को पूरी बात समझाने लगे। शुरू में तो मिसेस हॉल ने सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। जब हेनफ्रे अपनी कहानी सुना रहे थे तब उन्होंने बीच में बोलने पर हॉल को चुप करा दिया। उन्हें लग रहा था कि ये दोनों बस मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं, लेकिन हॉल ने जोर देकर कहा, मैंने साफ सुना था। कोई अंदर शर्मनाक कह रहा था। हाँ मिसेस हॉल, मैंने भी सुना था। हेनफ्रे ने उनकी बात का समर्थन किया। मिसेस हॉल अभी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी टेडी हेनफ्रे ने उन्हें टोकते हुए कहा, चुप। क्या अभी किसी खिड़की की खुलने की आवाज़ आई? कौन सी खिड़की? मिसेस हॉल ने पूछा। बैठक वाली खिड़की, हेनफ्रे ने जवाब दिया। सब लोग सन्न होकर सुनने लगे। मिसेस हॉल की नज़रें सराय के दरवाजे से बाहर सड़क की ओर थीं, जहाँ जून की तेज़ धूप चमक रही थी। अचानक सामने वाली हक्स्टर की दुकान का दरवाज़ा खुला और मिस्टर हक्स्टर चिल्लाते हुए बाहर निकले। उनके चेहरे पर घबराहट थी और वे हाथ हिलाकर इशारा कर रहे थे, पकड़ो, चोर को रोको। हक्स्टर चिल्लाए और पागलों की तरह सड़क पार करते हुए सराय के आंगन की तरफ दौड़कर ओझल हो गए। ठीक उसी पर सराय के अंदर बैठक वाले कमरे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और खिड़कियों के पटकने की आवाज़ें आने लगीं। ये सब देखकर हॉल, हेनफ्रे और सराय में मौजूद बाकी सभी लोग दौड़कर सड़क पर आ गए। उन्होंने देखा कि कोई कोने से मुड़कर तेजी से भागा है। तभी मिस्टर हक्स्टर हवा में किसी अजूबे की तरह उछले और सीधे अपने चेहरे और कंधे के बल ज़मीन पर जा गिरे। सड़क पर खड़े लोग ये नज़ारा देखकर दंग रह गए और मदद के लिए उनकी ओर दौड़ने लगे। मिस्टर हक्स्टर ज़मीन पर गिरकर सन्न रह गए। हेनफ्रे उन्हें देखने के लिए रुक गए, लेकिन हॉल और शराब खाने के दो मजदूर शोर मचाते हुए तेजी से कोने की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि मिस्टर मार्वल चर्च की दीवार के पास से गायब हो रहे हैं। उन्हें शायद ये गलतफहमी हो गई है कि यही वह दृश्य आदमी है जो अब दिखाई देने लगा है, इसलिए वे उसका पीछा करने लगे। लेकिन हॉल अभी कुछ ही दूर दौड़े थे कि अचानक उनके मुंह से चीख निकल गई।
वे एक मजदूर से टकराए और फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह ज़मीन पर जा गिरे। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर गिराया हो। दूसरा मजदूर जो पीछे था वो ये सोचकर आगे बढ़ा कि हॉल खुद ही फिसल गए होंगे, लेकिन हक्स्टर की तरह ही उसके पैर में भी किसी ने ज़ोर से ठोकर मारी और वो भी गिर पड़ा। इसके बाद जब पहला मजदूर उठने की कोशिश कर रहा था तो उसे इतनी ज़ोरदार लात मारी गई कि कोई बैल भी धराशायी हो जाए। तभी गांव के मैदान की ओर से भीड़ का एक झुंड वहां पहुंचा। सबसे आगे नारियल की दुकान वाला आदमी था। वो ये देखकर हैरान रह गया कि गली पूरी तरह खाली है और बस 3 आदमी ज़मीन पर तड़प रहे हैं। अभी वह कुछ समझ पाता तभी उसके पैर पर हमला हुआ और वह अपने पीछे आ रहे साथियों के पैरों से टकराकर गिर पड़ा। इसके बाद जो भी पीछे से आ रहा था उसे लातें मारी गईं, घुटनों के बल गिराया गया और धक्का देकर पटक दिया गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें कौन मार रहा है, इसलिए वे एक दूसरे को ही गालियां देने लगे। इधर बाहर ये सब हंगामा चल रहा था, लेकिन मिसेज हॉल अपनी जगह से नहीं हिली। वे सालों के अनुभव की वजह से बाहर के काउंटर पर ही टिकी रही। तभी अचानक बैठक का दरवाज़ा खुला और बाहर निकले मिस्टर कूस। अचानक कमरे से बाहर निकला और बिना मिसेस हॉल की तरफ देखे सीढ़ियों से नीचे दौड़ पड़ा। वो चिल्ला रहा था, उसे पकड़ो, उसे वो सामान गिराने मत दो। दरअसल कूस को मार्बल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि अदृश्य आदमी ने सारा सामान, किताबें और कपड़े मार्बल को आंगन में ही थमा दिया था। कूस का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, लेकिन उनकी हालत देखने लायक थी। उन्होंने अपनी पैंट की जगह एक सफ़ेद रंग की ढीली ढाली स्कर्ट जैसी चीज़ पहन रखी थी। वे चिल्लाए, उसे पकड़ो, वो मेरी पतलून ले गया है, और पादरी के सारे कपड़े भी। ज़मीन पर गिरे हक्स्टर के पास से गुजरते हुए उन्होंने हैंडफ्रे से कहा, ज़रा हक्स्टर को संभालो। जैसे ही कूस कोने पर पहुंचे और भीड़ में घुसे, उन्हें एक ज़ोरदार धक्का लगा और वो बुरी तरह ज़मीन पर गिर पड़े। भागते हुए किसी ने उनकी उंगली पर पैर रख दिया। उन्होंने उठने की कोशिश की, पर फिर धक्का लगा और वे हाथ पैर के बल गिर गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी चोर को नहीं पकड़ रहे, बल्कि एक भयानक भगदड़ में फंस गए। हर कोई गांव की ओर जान बचाकर भाग रहा था। कूस के कान के पीछे एक ज़ोरदार मुक्का लगा। वे लड़खड़ाते हुए वापस कोच एंड हॉर्सेस की ओर भागे और रास्ते में अकेले बैठे हक्स्टर के ऊपर से छलांग लगाकर निकल गए। जब वे सराय की सीढ़ियों पर आधे ही चढ़े थे तभी उन्हें चीख पुकार के बीच एक बहुत तेज़ और गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। साथ ही किसी के चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ लगने की आवाज़ भी आई। वो उस पहचान गए कि ये वही अदृश्य आदमी है जो शायद किसी की टक्कर लगने से बुरी तरह चिढ़ गया था और अब बेकाबू हो चुका था। अगले ही पल कूस भागकर बैठक के कमरे में पहुंचे और चिल्लाए, बंटिंग, वो वापस आ रहा है, अपनी जान बचाओ। मिस्टर बंटिंग उस समय खिड़की के पास खड़े होकर चूल्हे की चटाई और एक अखबार की मदद से खुद को ढकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके कपड़े चोरी हो गए थे। कौन आ रहा है? उन्होंने इतनी घबराहट में पूछा कि उनका वह काम चलाऊ पहनावा फटने ही वाला था। वही अदृश्य आदमी, उसने चिल्लाकर कहा और खिड़की की तरफ झपटे। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, वो पूरी तरह पागल हो गया है। और अगले ही पल कूस खिड़की से कूदकर आंगन में पहुंच गए। हे भगवान! मिस्टर बंटिंग के सामने अब 2 रास्ते थे और दोनों ही डरावने थे। तभी उन्होंने सराय के गलियारे में किसी भयानक लड़ाई और तोड़फोड़ की आवाज़ सुनी। उन्होंने तुरंत फैसला किया और खिड़की से बाहर कूद पड़े, अपने अखबार और चटाई को जैसे तैसे संभालते हुए अपनी भारी भरकम टांगों के साथ जितनी तेजी से हो सकता था गांव की ओर भाग खड़े हुए। जिस पल अदृश्य आदमी गुस्से में चीखा और पादरी बंटिंग ने अपनी वह यादगार दौड़ लगाई, उसके बाद से इपिंग गांव में जो कुछ हुआ उसे क्रम में समझाना नामुमकिन है। शायद अदृश्य आदमी का इरादा सिर्फ इतना था कि वह मार्वल को सुरक्षित बाहर निकाल ले, लेकिन उसका स्वभाव जो पहले से ही चिड़चिड़ा था, किसी की टक्कर लगने से पूरी तरह बिगड़ गया। अब वह सिर्फ लोगों को चोट पहुंचाने और तोड़फोड़ करने के लिए इधर उधर हमले कर रहा था। ज़रा कल्पना कीजिए, सड़क पर भागते हुए लोग, दरवाज़ों के ज़ोर ज़ोर से पटकने की आवाज़ें और छिपने के लिए सुरक्षित जगहों की तलाश में मची भगदड़। बेचारे बूढ़े फ्लैचर जो अपनी तख्ती और कुर्सियों के सहारे सफ़ेदी कर रहे थे, इस हंगामे की चपेट में आकर धड़ाम से नीचे गिर पड़े। मेले के झूलों में बैठे जोड़े डर के मारे वहीं फंस गए। धीरे धीरे सारा शोर शांत हो गया और रिपिंग की वह सड़क जो झंडों और सजावट से सजी थी बिल्कुल सुनसान हो गई। सड़क पर अब से बिखरे हुए नारियल, फटे हुए तंबू और मिठाई की दुकान का सामान पड़ा था। गांव के हर घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुके थे। अगर कोई इंसान दिख भी रहा था वो बस खिड़की के किसी कोने से डरते डरते बाहर झांकती एक आंख थी। इधर अदृश्य आदमी ने अपनी भड़ास निकालने के लिए कोच एंड हॉर्सेस सराय की सारी खिड़कियां एक एक करके तोड़ डाली। फिर उसने मिसेस ग्रिबल के कमरे की खिड़की पर लगा एक स्ट्रीट लैंप फोड़ दिया। माना जाता है कि वह वही व्यक्ति था जिसने एडरटीन रोड पर हिंगिस की झोपड़ी के पास टेलीग्राफ यानी तार भेजने वाले के तार काट दिए थे। इसके बाद जैसे जैसे उसका गुस्सा शांत हुआ या वह गांव से दूर गया, वह पूरी तरह से लोगों की नज़रों और यादों से ओझल हो गया। इपिंग में फिर ना तो उसे किसी ने सुना, ना देखा और ना ही महसूस किया। वह पूरी तरह गायब हो चुका था। लेकिन उसके जाने के बाद भी दहशत इतनी ज़्यादा थी कि अगले 2 घंटों तक किसी भी इंसान ने इपिंग की उस सुनसान सड़क पर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 13।
जब शाम ढल रही थी और रिपिंग गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलकर मेले में हुई तोड़फोड़ को देख रहे थे, तब एक नाटा और मोटा आदमी तो नलके में ब्रम्बल हंस जाने वाली सड़क पर दर्द से कराते हुए चल रहा था। उसने एक फटी हुई रेशमी टोपी पहनी थी और इसके पास नीले कपड़ों में लिपटा एक बंडल और 3 किताबें थीं। उसका चेहरा थकान और डर से लाल था और वह बहुत जल्दी में लग रहा था। वह खुद से बातें कर रहा था, लेकिन उसके साथ एक और आवाज़ भी थी जो सुनाई तो दे रही थी पर उसे बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। वह बार बार ऐसे काँप उठता था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छू लिया हो। अदृश्य आवाज़ ने धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मुझे फिर से धोखा दिया, अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो। हे भगवान, मार्वल ने कहा, मेरे कंधे पर पहले ही चोट के बहुत निशान हैं, अब और मत मारिए। मैं कसम खाता हूँ, आवाज़ ने कहा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मार्वल ने रोते हुए कहा, मैंने भागने की कोशिश नहीं की। मैं कसम खाता हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे उस मोड़ के बारे में पता ही नहीं था। मुझे कैसे पता चलता? वैसे भी मुझे बहुत चोटें आई हैं। अगर तुम चुप नहीं रहे तो तुम्हें और भी मार पड़ेगी, उस आवाज़ ने कड़क कर कहा। मार्वल तुरंत चुप हो गए। उन्होंने अपने गाल फुला लिए और उनकी आंखों में बेबसी और निराशा साफ साफ दिख रही थी। इन अनपढ़ गांव वालों को मेरा राज पता चल गया। वो तो बुरा था ही, ऊपर से तुमने मेरी किताबें खोने की नौबत ला दी थी। उन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि वे समय रहते भाग गए। अब तक किसी को पता नहीं था कि मैं अदृश्य हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? और मैं क्या करूँ? मार्वल ने धीरे से अपनी बेबसी जताई। यही तो मुसीबत है। अब ये सब अखबारों में छपेगा, हर कोई मुझे ढूंढेगा, हर तरफ लोग सतर्क हो जाएंगे। कहते कहते वे आवाज़ अचानक गालियाँ देने लगी। मिस्टर मार्वल के चेहरे पर मायूसी और गहरी हो गई और उनकी चाल धीमी पड़ने लगी। तेज चलो, अदृश्य आवाज़ ने डांटते हुए कहा। थकान और डर के मारे मार्वल का चेहरा पीला पड़ गया था। उन किताबों को मत गिरा देना बेवकूफ़, आवाज़ ने पीछे से टोकते हुए कहा। सच तो यह है कि मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तुम एक बेकार औजार हो, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं वाकई एक निकम्मा इंसान हूँ, मार्वल ने हार मारते हुए कहा। हाँ तुम हो, आवाज़ ने तुरंत सहमति दी। मैं तुम्हारे काम के लिए सबसे बुरा साथी साबित होऊंगा, मार्वल ने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश में कहा। एक लंबी और उदास चुप्पी के बाद उसने फिर दोहराया, मैं शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हूँ। अच्छा, और मेरा दिल भी कमज़ोर है। वो छोटा सा काम जो आपने बताया वो तो मैंने जैसे तैसे कर लिया, लेकिन भगवान कसम, मैं तो वहीं ढेर हो जाता। तो आप जो भी बड़ी योजना बना रहे हैं उसे पूरा करने के लिए मुझ में ना तो हिम्मत है और ना ही ताकत। मैं तुम्हें डरा धमका कर काम करने के लिए मजबूर कर दूंगा, आवाज़ ने धमकी दी। काश आप ऐसा ना करते। देखिए, मैं आपकी योजनाओं को बिगाड़ना नहीं चाहता, पर डर और दुख के मारे शायद मुझसे गलती हो जाए। तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, अदृश्य आदमी ने शांत लेकिन डरावने अंदाज में कहा। इससे अच्छा तो मैं मर गया होता, मार्वल बुदबुदाया। ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। आपको मानना होगा कि मेरा भी तो अपना हक है। चलो अब आगे बढ़ो, आवाज़ ने बात काटते हुए उसे चलने का आदेश दिया। मिस मार्वल ने अपनी चाल थोड़ी तेज़ कर दी और कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। ये सब बहुत मुश्किल है, मिस्टर मार्वल ने आखिर में फिर से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा तो उन्होंने एक नया पैंतरा आजमाया। लेकिन इस सब के बदले मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने बड़े ही दुखी और शिकायती भरे लहजे में पूछा। अरे चुप रहो, अदृश्य आवाज़ ने अचानक तेज़ और गुस्से भरे अंदाज में कहा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम बस वही करो जो तुम्हें कहा जा रहा है। तुम ये काम कर लोगे, भले ही तुम थोड़े बेवकूफ़ हो, लेकिन तुम इसे कर लोगे। मार्वल ने फिर से हिम्मत जुटाई। मैं आपको बता दूं साहब, मैं इस काम के लिए सही आदमी नहीं हूँ। मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, पर यह बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी कलाई फिर से मरोड़ दूंगा, अदृश्य आदमी ने धमकी दी। मुझे सोचने के लिए शांति चाहिए। तभी पेड़ों के झुरमुट के पीछे से रोशनी की 2 पीली खिड़कियां दिखाई दी और धुंधलके में एक चर्च का चौकोर मीनार नजर आने लगा। वे किसी गांव के करीब पहुंच रहे थे। मैं पूरे गांव में तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा, अदृश्य आवाज़ ने चेतावनी दी। गांव के बीच से बिल्कुल सीधे निकलना, सीधे चलते रहना और कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे पता है, मिस्टर मार्वन ने ठंडी आह भरते हुए कहा। मुझे ये सब अच्छी तरह पता है। वह पुराना रेशमी हैट पहने हुए दुखी सा आदमी अपना बोझ यानी बंडल और किताबें उठाए उस छोटे से गांव की गली से गुजरा और खिड़कियों की रोशनी को पीछे छोड़ते हुए घने अंधेरे में ओझल हो गया। अध्याय 14। अगली सुबह 10 बजे के करीब मिस्टर मार्वल पोर्ट स्टोव शहर के किनारे एक छोटी सी सराय के बाहर बेंच पर बैठे थे। वे बहुत थके हुए, गंदे और डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने दाढ़ी नहीं बनाई थी और उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वे बार बार अपने गाल फुला रहे थे, जैसे कि बहुत तनाव में हो। उनके बगल में वे तीनों किताबें रखी थी जिन्हें अब रस्सी से बांध दिया गया था। अदृश्य आदमी ने अपनी योजना बदल दी थी, इसलिए कपड़ों वाला बंडल उन्होंने पीछे चीड़ के जंगलों में ही छोड़ दिया था। यद्यपि वहाँ मौजूद लोग मार्वल पर ध्यान नहीं दे रहे थे,
फिर भी वे बुरी तरह घबराए हुए थे। उनके हाथ बार बार अपनी जेबों में जा रहे थे, जैसे वे वहाँ रखी किसी चीज़ को लेकर बेचैन हो। जहाँ उन्हें बैठे हुए करीब 1 घंटा बीत गया, तब एक बुजुर्ग नाविक अखबार लेकर सराय से बाहर आया और मार्वल के बगल में बैठ गया। नाविक ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, आज का दिन बहुत सुहाना है। मिस्टर मार्वल ने डरते हुए अपने आसपास देखा, ये देखने के लिए कि अदृश्य आदमी कहीं पास ही तो नहीं है, और बोले, हाँ बहुत ज़्यादा। नाविक ने बात आगे बढ़ाई, साल के इस समय ऐसा मौसम होना आम बात है। बिल्कुल सही, मार्वल ने छोटा सा जवाब दिया। नाविक ने एक टूथपिक निकाली और कुछ देर उसे साफ करने लगा, लेकिन उसकी नज़रें मार्वल के धूल भरे कपड़ों और उन किताबों पर टिकी थी। जब वह मार्वल के पास आकर बैठा था तो उसे मार्वल की जेबों से ढेर सारे सिक्के खनकने की आवाज़ सुनाई दी थी। मार्वल की फटेहाल हालत और जेबों में भरी इस धन दौलत का मेल नाविक को बहुत अजीब लगा। फिर नाविक का ध्यान उस खबर की ओर गया जो आजकल हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई थी। किताबें? नाविक ने अचानक पूछा और अपनी टूथपिक चबाना बंद कर दिया। मिस्टर मार्वल बुरी तरह चौंक गए। ओह हाँ, उन्होंने कहा। हाँ, ये किताबें ही हैं। नाविक बोला, किताबों में कुछ बड़ी अजीब और अनोखी चीज़ें लिखी होती हैं। सही कह रहे हैं आप, मार्वल ने सहमति जताई। और कभी कभी उन किताबों से बड़ी अजीब चीज़ें बाहर भी आती हैं, नाविक ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। बिल्कुल सही, मार्वल ने कहा और डरते डरते एक बार फिर अपने चारों ओर नज़र दौड़ाई। नाविक ने बात आगे बढ़ाई, जैसे कि अखबारों में भी कुछ बड़ी अजीब खबरें छपती हैं। छपती तो हैं। इसी अखबार को लीजिए, नाविक ने अपना पेपर दिखाते हुए कहा। अच्छा, मार्वल के मुंह से निकला। नाविक ने मार्वल की आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए कहा, इसमें एक खबर है, एक ऐसे आदमी की कहानी जो दिखाई नहीं देता, एक अदृश्य आदमी। मिस्टर मार्वल का मुंह बन गया। उन्होंने अपना गाल खुजलाया और उन्हें महसूस हुआ कि डर के मारे उनके कान गर्म हो रहे हैं। अब आगे वे और क्या क्या लिखेंगे? उन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा। ये खबर कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है, अमेरिका की? दोनों में से कहीं की नहीं, नाविक ने कहा, यहीं की है। हे भगवान, मार्वल लगभग उछल पड़े। नाविक ने मार्वल की घबराहट देखकर उन्हें थोड़ी राहत देते हुए कहा, जब मैं यहीं कहता हूँ तो मेरा मतलब इस सटीक जगह से नहीं बल्कि यहीं आसपास के इलाके से। एक अदृश्य आदमी? मार्वल बोले। और वो कर क्या रहा है? नाविक ने मार्वल पर नज़र गड़ाते हुए कहा, वो सब कुछ कर रहा है। भगवान की कसम, वो हर मुमकिन अजीब चीज़ कर रहा है। मार्वल ने बात टालते हुए कहा, मैंने पिछले 4 दिनों से कोई अखबार नहीं देखा है। नाविक बोला, इपिंग ही वो जगह है जहाँ से उसने ये सब शुरू किया था। अच्छा? मार्वल ने अनजान बनते हुए कहा, हाँ वहीं से शुरू किया। वो कहाँ से आया ये कोई नहीं जानता। यहाँ हेडलाइन लिखी है, इपिंग की विचित्र घटना, और अखबार कहता है कि इसके सबूत बहुत पक्के हैं, बेहद पक्के। हे भगवान, मार्वल ने फिर वही दोहराया। पर वाकई ये बहुत ही अनोखी कहानी है। एक पादरी और एक डॉक्टर इसके गवाह हैं, जिन्होंने उसे साफ साफ देखा, या यूं कहें कि उसे नहीं देखा। वो कोच एंड हॉर्सेस सराय में रुका हुआ था। किसी को उसकी इस हालत का पता नहीं चला, जब तक कि सराय में एक झगड़े के दौरान उसके सिर पर बंधी पट्टियाँ नहीं खुल गईं। तब सबको दिखा कि उसका तो सिर ही गायब है। उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने कपड़े उतारकर भाग निकला। भागते समय उसने हमारे बहादुर कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स को बुरी तरह घायल भी कर दिया। अखबार में नाम और पते के साथ सब कुछ साफ साफ लिखा है। हे भगवान, मिस्टर बार्बर ने घबराते हुए कहा। वे बार बार इधर उधर देख रहे थे और अपनी जेब में रखे पैसों को हाथ से ही गिनने की कोशिश कर रहे थे। उनके दिमाग में नया और अजीब विचार आया था। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है ना? बिल्कुल असाधारण। मैंने पहले कभी अदृश्य आदमियों के बारे में नहीं सुना था, पर आजकल दुनिया में पता नहीं क्या क्या अजीब सुनने को मिलता है, नाविक ने कहा। मार्वल ने सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या उसने सिर्फ इतना ही किया, मतलब बस भाग गया? क्या इतना काफ़ी नहीं है? नाविक बोला। मार्वल ने फिर पूछा, क्या वो कहीं वापस तो नहीं गया? बस भाग निकला और बात खत्म, है ना? अरे भाई, नाविक ने कहा, और क्या चाहिए तुम्हें? क्या इतना बवाल काफ़ी नहीं है? हाँ काफ़ी तो है, मार्वल ने बुदबुदाते हुए कहा। नाविक ने दोहराया, मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा था। मार्वल ने चिंता जताते हुए पूछा, क्या उसके कोई दोस्त नहीं थे? क्या अखबार में ये नहीं लिखा कि उसके साथ कोई और भी था? नाविक ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हारे लिए एक अकेला अदृश्य आदमी काफ़ी नहीं है? नहीं भाई, भगवान का शुक्र है कि उसके साथ कोई और नहीं था। नाविक ने धीरे से सिर हिलाया, बोला, उस आदमी के खुलेआम घूमने के ख्याल से मुझे घबराहट होती है। वो इस समय भागा हुआ है और कुछ सबूतों से पता चलता है कि वह पोर्ट स्टोव वाली सड़क पर ही गया है। हम तो मुसीबत में फंस गए। इस बार ये कोई मामूली खबर नहीं है। ज़रा सोचो, वो क्या कुछ कर सकता है। अगर वह अचानक तुम पर हमला कर दे तो तुम क्या करोगे? मान लो वो लूटपाट करना चाहे तो उसे कौन रोक पाएगा? वो कहीं भी घुस सकता है, चोरी कर सकता है, और पुलिस को वैसे ही चकमा दे सकता है जैसे कोई किसी अंधे को देता है, बल्कि उससे भी आसानी से। नाविक ने आगे कहा, मैंने सुना है कि अंधे लोग बहुत तेज़ आवाज़ें सुन सकते हैं, और ये सब अदृश्य आदमी भी शायद वहीं जाता है जहाँ उसे शराब या ज़रूरत की चीज़ें मिलें। मार्वल ने कहा, उसे वाकई बहुत फ़ायदा है, और
तुम ठीक कह रहे हो, नाविक ने बात काटते हुए कहा। वो बहुत खतरनाक हो चुका है। इस पूरी बातचीत के दौरान मार्वल लगातार अपने आसपास बड़ी बारीकी से नजर रख रहे थे। वे किसी के चलने की आहट या हवा में हल्की सी हलचल को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई बड़ा जोखिम उठाने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने अपना हाथ मुंह पर रखा और थोड़ा खांसा। फिर उन्होंने एक बार चारों तरफ देखा, कान लगाकर सुना और नाविक की ओर झुककर धीमी आवाज़ में कहा, सच तो यह है कि मुझे इस अदृश्य आदमी के बारे में कुछ ऐसी बातें पता है जो सबको नहीं मालूम। मेरे कुछ निजी सूत्र हैं। नाविक ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ओह सच में? आपको पता है? हाँ, मार्वल ने कहा, मुझे। अच्छा, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि? नाविक ने पूछना चाहा। मार्वल ने अपना मुंह हाथ से छिपाते हुए कहा, आप हैरान रह जाएंगे, ये बहुत ही अद्भुत बात है। बिल्कुल, नाविक ने कहा। मार्वल ने और ज़्यादा झुककर रहस्यमयी आवाज़ में कहना शुरू किया, दरअसल बात यह है कि। तभी अचानक उनका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। वे अपनी जगह से दर्द के मारे अकड़ कर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर भयानक तकलीफ साफ दिख रही थी। ओह बाप रे, उन्होंने चिल्लाकर कहा। नाविक ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? दांत में बहुत तेज़ दर्द उठा है, मिस्टर मार्वल ने बहाना बनाते हुए कहा और अपना हाथ कान पर रख लिया। उन्होंने अपनी किताबों को कसकर पकड़ा। लगता है अब मेरी उम्र हो रही है। उन्होंने बुदबुदाया और बेंच पर खिसकते हुए नाविक से दूर होने लगे। लेकिन आप तो मुझे उस अदृश्य आदमी के बारे में कुछ खास बात बताने वाले थे, नाविक ने बीच में टोकते हुए कहा। मार्वल अब मानो खुद से ही बातें करने लगे थे। अदृश्य आदमी की आवाज़ ने उनके कान में कहा, धोखा। तो मार्वल ने नाविक से दोहरा दिया, ये सब एक धोखा है। लेकिन ये तो अखबार में छपा है, नाविक ने हैरानी से कहा। यह सब झूठ है, मार्वल ने कहा। मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने ये अफवाह फैलाई है। अदृश्य आदमी जैसा कोई होता ही नहीं है। अरे बाप रे, उन्होंने फिर से एक अदृश्य चोट लगी। नाविक ने चकित होकर पूछा, तो इस अखबार की खबर का क्या? आपका मतलब है कि ये सब गलत है? इसका एक एक शब्द झूठ है, मार्वल ने जोर देकर कहा। नाविक हाथ में अखबार लिए उन्हें घूरने लगे। मार्वल ने डर कर पीछे मुड़कर देखा। नाविक अपनी जगह से उठा और धीरे से पूछा, ज़रा ठहरिए, आपका मतलब क्या है? हाँ, मेरा मतलब वही है, मार्वल ने कहा। नाविक को गुस्सा आ गया। तो फिर तुम मुझे इतनी देर से ये सब बकवास क्यों सुनाने दे रहे थे? किसी को इस तरह बेवकूफ़ बनाने का क्या मतलब है? मिस्टर मार्वल के पास कोई जवाब नहीं था। वे बस अपने गाल फुलाकर रह गए। नाविक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं पिछले 10 मिनट से तुमसे बात कर रहा हूँ, उसने चिल्लाकर कहा, और तुम? झूठे पुराने जूते जैसी शक्ल वाले बूढ़े, तुम्हें बात करने की तमीज़ तक नहीं है। मुझसे बहस मत करो, मार्वल ने डरे हुए अंदाज में कहा। बहस? मैं तो एक समझदार आदमी की तरह बात कर रहा था, और तुम? तभी अदृश्य आवाज़ आई, चलो आगे बढ़ो। और मार्वल अचानक किसी कठपुतली की तरह झटके से मुड़े और अजीब तरीके से चलने लगे। तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए, नाविक ने पीछे से ताना मारा। कौन जा रहा है? मार्वल ने हड़बड़ाहट में कहा। वे बहुत तेज़ी से बीच बीच में झटके खाते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर वे खुद से ही बड़बड़ाने लगे, जैसे वे उस अदृश्य आदमी से बहस कर रहे हों और उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हों। बेवकूफ़ कहीं का, नाविक ने अपनी कमर पर हाथ रखकर और पैर फैलाकर दूर जाते हुए मार्वल को देखते हुए कहा, मैं तुझे मज़ा चखाता, गधे। मुझे कह रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, जबकि ये साफ साफ यहाँ अखबार में लिखा है। मिस्टर मार्वल ने पीछे मुड़कर कुछ अस्पष्ट सा जवाब दिया और सड़क के मोड़ पर ओझल हो गए। नाविक अभी भी बीच सड़क पर सीना ताने खड़ा था। तभी एक कसाई की गाड़ी आ गई और उसे हटना पड़ा। वह बड़बड़ाते हुए पोर्ट स्टोव की ओर चल दिया। दुनिया बेवकूफ़ों से भरी पड़ी। मुझे नीचा दिखाने के लिए कैसी बचकानी हरकत कर रहा था, जबकि सब कुछ अखबार में छपा है। लेकिन नाविक को ये नहीं पता था कि एक और भी ज़्यादा हैरान करने वाली घटना उसके बिल्कुल करीब घटने वाली थी। उस सुबह एक और नाविक ने एक अद्भुत नज़ारा देखा। उसने देखा कि मुट्ठी पर सिक्के और नोट बिना किसी के पकड़े हवा में तैरते हुए सेंट माइकल लेन की दीवार के साथ साथ उड़े जा रहे हैं। उसने तुरंत उन पैसों को लपकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे जोर का धक्का दिया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। जब वह उठा तो वे पैसे किसी तितली की तरह उड़कर गायब हो चुके थे। उस नाविक ने कहा कि वह कुछ भी मान सकता है, पर हवा में उड़ते पैसे देखना उसकी समझ से बाहर था। हालांकि बाद में जब उसने इस पर गौर किया तो उसे सब समझ आने लगा। हवा में उड़ते पैसों की ये कहानी बिल्कुल सच थी। उस पूरे इलाके में, यहाँ तक कि बड़ी बैंक और दुकानों के कैश काउंटर से भी, जहाँ धूप के कारण दरवाजे खुले थे, पैसा चुपचाप गायब हो रहा था। नोटों की गड्डियों, सिक्के दीवारों और छायादार कोनों से होते हुए लोगों की नज़रों से बचकर तेजी से कहीं जा रहे थे। किसी को पता नहीं चला, लेकिन उन पैसों की ये रहस्यमयी उड़ान हमेशा उसी बेचैन आदमी यानी मिस्टर मार्वर की जेब में जाकर खत्म होती थी, जो पोर्ट स्टोव की सराय के बाहर फटी हुई रेशमी टोपी पहने बैठा था। करीब 10 दिन बाद, जब बर्डॉक की घटना पुरानी हो चुकी थी, तब जाकर उस नाविक ने इन सारी कड़ियों को जोड़ा और उसे एहसास हुआ कि वह उस दिन उस मशहूर अदृश्य आदमी के कितने करीब खड़ा था। अध्याय 15। शाम का समय था।
डॉक्टर कैम्प बर्डॉक कस्बे की पहाड़ी पर बने अपने घर के स्टडी रूम में बैठे थे। उनका कमरा बहुत ही व्यवस्थित और सुखद था, जिसमें 3 दिशाओं में खिड़कियां थीं। कमरे की अलमारियां विज्ञान की किताबों से भरी थी। एक बड़ी मेज़ थी और खिड़की के पास उनका माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, कांच की स्लाइडें और रसायनों की बोतलें रखी थीं। डॉक्टर कैंप ने अपना लैंप जला लिया था। हालांकि आसमान में अभी भी सूर्यास्त की लाली छाई हुई थी, उन्होंने पर्दे नहीं गिराए थे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर बाहर से किसी के झांकने का डर नहीं था। डॉक्टर कैंप एक लंबे और दुबले पतले युवक थे। उनके बाल सुनहरे और मूछें लगभग सफ़ेद थीं। वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध में व्यस्त थे, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता यानी फेलोशिप मिल जाएगी, जो उनके लिए बहुत गर्व की बात थी। काम करते करते अचानक उनकी नज़र खिड़की से बाहर पहाड़ी के पीछे डूबते सूरज पर पड़ी। वे कुछ पल के लिए कलम मुंह में दबाए उस सुनहरी रोशनी को देखते रहे। तभी उनकी नज़र एक छोटे से काले साए पर पड़ी, जो पहाड़ी की चोटी से नीचे उनकी तरफ भागा चला आ रहा था। वो एक नाटा आदमी था, जिसने ऊंची टोपी पहन रखी थी। वो इतनी तेज़ी से दौड़ रहा था कि उसके पैर नज़र भी नहीं आ रहे थे। एक और पागल, डॉक्टर कैम्प बताए, बिल्कुल उस गधे की तरह जो आज सुबह मोड़ पर मुझसे टकरा गया था और चिल्ला रहा था, साहब आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को क्या हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी पुराने अंधविश्वासी ज़माने में जी रहे हैं। डॉक्टर कैंप अपनी कुर्सी से उठे, खिड़की के पास गए और उस धुंधली पहाड़ी से नीचे उतरते छोटे से काले साए को गौर से देखने लगे। वो बहुत जल्दी में तो लग रहा है, डॉक्टर कैंप ने कहा, लेकिन उसकी दौड़ने की चाल बड़ी अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जेबें लोहे के भारी टुकड़ों से भरी। वो बहुत बोझिल होकर दौड़ रहा है। अचानक कहाँ से अटपका, डॉक्टर कैंप बड़बड़ाए। अगले ही पल पहाड़ी पर बने बड़े बंगलों से उस भागते हुए आदमी को छुपा लिया। वह आदमी वह कभी दो घरों के बीच खाली जगह में दिखाई देता, तो कभी किसी छत के पीछे ओझल हो जाता। मूर्ख कहीं का, डॉक्टर कैम ने चिढ़कर कहा और अपनी मेज़ की ओर वापस मुड़ गए। लेकिन जो लोग सड़क पर थे और इस भागते हुए आदमी को करीब से देख रहे थे, उनकी राय डॉक्टर कैम जैसी नहीं थी। उन्होंने देखा कि उस आदमी का चेहरा पसीने से तरबतर था और उसकी आंखों में मौत का डर साफ झलक रहा था। वो आदमी जब दौड़ रहा था तो उसकी जेबों से सिक्कों की ऐसी कनकनाहट आ रही थी जैसे कोई भरा हुआ बटुआ उछल रहा हो। उसने ना तो दाएं देखा न बाएं। उसकी फटी हुई आंखें बस नीचे कस्बे की उन बत्तियों और भीड़ों की ओर टिकी थी जहाँ उसे सुरक्षा मिल सकती थी। उसका मुंह खुला हुआ था, होंठों पर झाग आ गया था और उसकी सांसें किसी आरी की तरह तेज और भारी चल रही थी। सड़क पर जो भी उसके पास से गुजरता वह रुककर उसे देखता और फिर घबरा कर इधर उधर मुड़कर देखता कि आखिर वह आदमी किस चीज़ से डरकर भाग रहा है। और फिर कुछ देर बाद ही पहाड़ी पर थोड़ा ऊपर सड़क पर खेल रहा एक कुत्ता अचानक भौंका और डरकर एक फाटक के नीचे छिप गया। लोग अभी सोच ही रहे थे कि क्या हुआ, तभी हवा के एक झोंके की तरह पैट 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 तेज कदमों की आहट और किसी के हाँफने की आवाज़ उनके पास से सनसनाती हुई गुजर गई। लोग डर के मारे चीखने लगे। फुटपाथ पर चल रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए एक तरफ उछल पड़े। वह अदृश्य साया लोगों की चीखों को चीरता हुआ सहज रूप से पहाड़ी की ढलान की ओर तेजी से बढ़ता गया। मार्वल अभी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा था कि पूरी सड़क पर शोर मच गया। खबर बिजली की तरह फैल गई और लोग घबराकर अपने घरों में घुसने लगे और अंदर से दरवाजे पटककर बंद करने लगे। मार्वल ने जब ये शोर सुना तो उसने अपनी बची कुची पूरी ताकत लगा दी और बेतहाशा भागा। डर उससे भी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ा और पल भर में पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। चारों तरफ बस एक ही चिल्लाहट सुनाई दे रही थी, अदृश्य आदमी आ रहा है, अदृश्य आदमी। अध्याय 16। जॉली क्रिकेटर्स नाम की यह सराय पहाड़ी के ठीक नीचे वहाँ स्थित है जहाँ से ट्रॉम की लाइनें शुरू होती हैं। सराय का बारमैन काउंटर पर हाथ टिकाए एक दुबले पतले टैक्सी ड्राइवर से घोड़ों के बारे में गप्पे लड़ा रहा था। वहीं पास में काली दाढ़ी वाले एक आदमी जिसने भूरे कपड़े पहने थे बिस्किट और पनीर खाते हुए एक पुलिस वाले से, जो अपनी ड्यूटी खत्म कर चुका था, अमेरिकी लहजे में बातें कर रहा था। बाहर ये शोर कैसा है? टैक्सी ड्राइवर ने अचानक पूछा और खिड़की के गंदे पर्दों के ऊपर से पहाड़ी की ओर झांकने की कोशिश की। तभी बाहर कोई दौड़ता हुआ गुजरा। शायद कहीं आग लगी है, बारमैन ने अंदाज़ा लगाया। तभी बाहर से तेज़ कदमों की आवाज़ आई और दरवाज़ा झटके से खुला। मार्वल पागलों की तरह रोता हुआ, बुरी तरह डरा हुआ अंदर भागा। उसकी टोपी गायब थी और कोट का गला फटा हुआ था। उसने तुरंत मुड़कर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा एक पट्टे की वजह से पूरी तरह बंद नहीं हो पा रहा था। वो आ रहा है, मार्वल चीखा। उसका गला डर से रुंधा हुआ था। वह अदृश्य आदमी आ रहा है, मेरे पीछे पड़ा है। भगवान के लिए मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। दरवाजे बंद करो, पुलिस वाले ने तुरंत आदेश दिया। कौन आ रहा है? मामला क्या है? वो दरवाजे के पास गया, पट्टा हटाया, दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। उधर काली दाढ़ी वाले अमेरिकी ने दूसरा दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मुझे अंदर कहीं छुपा दो, मार्वल लड़खड़ाते हुए बोला। लेकिन इतनी मुसीबत में भी उसने अपनी किताबें नहीं छोड़ी थी। मुझे कहीं बंद कर दो, वो मुझे मार डालेगा। उसने कहा था कि वो मुझे जान से मार देगा। काली दाढ़ी वाले आदमी ने उसे ढांढस बधाया।
तुम यहाँ सुरक्षित हो, दरवाजे बंद है, आखिर हुआ क्या है? मुझे अंदर आने दो। मार्वल ने फिर विनती की। तभी अचानक बंद दरवाजे पर एक ज़ोरदार झटका लगा और बाहर से पीटने की आवाज़ें आने लगी। मार्वल डर के मारे चीख पड़ा, अरे बाहर कौन है? पुलिस वाले ने कड़क आवाज़ में चिल्लाकर पूछा। मार्वल पागलों की तरह बाहर के लकड़ी के पैनलों को पीटने लगा। वो मुझे मार डालेगा, उसके पास चाकू या ऐसे ही कुछ है, भगवान के लिए मुझे बचाओ। इधर आओ, बारमैन ने कहा, अंदर आ जाओ। उसने बार का पर्दा उठाया और मार्वल को अंदर ले लिया। मार्वल झटके से बार के पीछे छिप गया और चिल्लाया, दरवाज़ा मत खोलना, प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना। मैं कहाँ छुपूँ? काली दाढ़ी वाले आदमी ने अपना एक हाथ पीछे यानी पिस्तौल पर ले जाते हुए पूछा, तो यही है वो अदृश्य आदमी? लगता है अब इसे देखने का समय आ गया। तभी सराय की खिड़की का शीशा ज़ोरदार आवाज़ के साथ चकनाचूर हो गया। बाहर सड़क पर चीख पुकार मच गई। पुलिस वाला सोफे पर चढ़कर खिड़की से बाहर झाँकने लगा ताकि देख सके कि दरवाजे पर कौन है। वह गंभीर चेहरा लेकर नीचे उतरा, बोला, वो यही है। बारमैन आदमियों के पास आ गया। अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। काश मेरे पास मेरी लाठी होती, पुलिस वाले ने हिचकिचाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। एक बार दरवाज़ा खुला तो वह अंदर आ जाएगा और उसे रोकना नामुमकिन होगा। इतनी जल्दी दरवाज़ा मत खोलो, दुबले पतले टैक्सी ड्राइवर ने डरते हुए कहा। काली दाढ़ी वाले आदमी ने अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाली और कहा, तैयार हो जाओ, अगर वो आता है तो। यह सही नहीं है, पुलिस वाले ने ठोकते हुए कहा, बिना देखे गोली चलाना हत्या होगी। दाढ़ी वाले आदमी ने जवाब दिया, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी टांगों पर गोली मारूंगा, चलो कुंडी खोलो। बारमैन ने पर्दे के ऊपर से झांकते हुए कहा, जब तक वह चीज़ यानी अदृश्य आदमी बाहर शोर मचा रही है तब तक मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मैं खुद करता हूँ, काली दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। उसने झुककर अपनी रिवॉल्वर निशाने पर रखी और खुद ही दरवाजे की कुंडी खोल दी। बारमैन, टैक्सी ड्राइवर, पुलिस वाला एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, मानो अगले ही पल आने वाले तूफान का इंतजार कर रहे हो। दाढ़ी वाले आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा, अंदर आ जाओ, और पीछे हटकर दरवाजे की ओर निशाना साध लिया। उसने अपनी पिस्तौल पीछे छिपा रखी थी, लेकिन कोई अंदर नहीं आया, दरवाज़ा बंद ही रहा। 5 मिनट बीत गए। सराय के अंदर सब अभी भी इंतज़ार ही कर रहे थे। तभी बार पार्लर से मार्वल का डरा हुआ चेहरा बाहर निकला। उसने पूछा, क्या घर के सारे दरवाजे बंद है? वो बाहर चक्कर लगा रहा है, मौका ढूंढ रहा है, वो शैतान की तरह चालाक है। हे भगवान, तगड़े बारमैन ने घबरा कर कहा, पीछे का भी एक रास्ता है, तुम लोग इस दरवाजे पर नज़र रखो, मैं अभी आता हूँ। तभी बार पार्लर का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ, चाबी घूमने की आवाज़ आई। मार्वल ने खुद को अंदर बंद कर लिया था। बारमैन बोला, आंगन का दरवाज़ा है और एक प्राइवेट दरवाज़ा भी। आंगन का दरवाज़ा शायद। वो तेज़ी से बाहर निकला और 1 मिनट बाद हाथ में मांस काटने वाला तेज़ चाकू लेकर वापस आया। उसका निचला होंठ डर से लटक गया था। उसने कहा, आंगन का दरवाज़ा खुला रह गया था, तब तो वो अब तक घर के अंदर आ चुका होगा। पहले टैक्सी ड्राइवर ने डरते हुए कहा। वो रसोई में तो नहीं है, बारमैन ने बताया, वहाँ 2 महिलाएं काम कर रही हैं। मैंने इस चाकू से रसोई के कोने कोने में हवा हवा में वार करके देख लिया। अगर वो वहाँ होता तो पकड़ा जाता। उन महिलाओं को भी नहीं लगा कि कोई अंदर आए। क्या तुमने अब वो दरवाज़ा बंद कर दिया है? पहले टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। बारमैन ने जवाब दिया, हाँ, मैंने कुंडी चढ़ा दी है। दाढ़ी वाले आदमी ने जैसे ही अपनी रिवॉल्वर वापस जेब में रखे, अचानक बाहर का पर्दा हिला और कुंडी टूटने की ज़ोरदार आवाज़ आई। बार पार्लर का दरवाज़ा झटके से खुल गया। मार्वल की चीखने की आवाज़ आई, जैसे कोई छोटा जानवर जाल में फंस गया। सब उसे बचाने के लिए बार के ऊपर से कूद पड़े। दाढ़ी वाले आदमी ने अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाई, जिससे पार्लर के पीछे लगा बड़ा शीशा चकनाचूर हो गया। जब बारमैन कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि मार्वल अजीब तरह से सिकुड़ा हुआ था और रसोई की ओर जाने वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, मानो कोई उसे खींच रहा हो। जैसे ही बारमैन हिचकिचाया, दरवाज़ा खुला और मार्वल को घसीटते हुए रसोई के अंदर ले जाया गया। अंदर से बर्तनों के गिरने और चीखने की आवाज़ें आईं। मार्वल अपनी जान बचाने के लिए रसोई के दरवाजे की कुंडी लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस वाला और टैक्सी ड्राइवर भी अंदर कूद पड़े। पुलिस वाले ने उस अदृश्य हाथ की कलाई पकड़ ली जिसने मार्वल को दबोचा था, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार मुक्का पड़ा और वो पीछे गिर गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मार्वल पुलिस वाले के पीछे छिपने के लिए भागा। तभी टैक्सी ड्राइवर ने हवा में कुछ पकड़ा और चिल्लाया, मैंने उसे पकड़ लिया है। बारमैन ने भी अपने बड़े हाथों से उस अदृश्य चीज़ को दबोचने की कोशिश की। ये रहा, बारमैन चिल्लाया। मार्वल, जो अब आज़ाद हो चुका था, ज़मीन पर गिर पड़े और लड़ रहे थे, लोगों के पैरों के बीच में रेंग कर भागने लगे। तभी पहली बार अदृश्य आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वो दर्द के मारे ज़ोर से चीखा, क्योंकि पुलिस वाले ने उसके पैर पर ज़ोर से पैर रख दिया था। इसके बाद अदृश्य आदमी पागल हो गया और उसकी मुट्ठियाँ हवा में चलने लगी। उसने टैक्सी ड्राइवर के पेट के नीचे ज़ोरदार लात मारी, जिससे वह कराते हुए झुक गया। अचानक रसोई का दरवाज़ा बंद हो गया और मार्वल का रास्ता बंद हो गया। लेकिन कमरे में मौजूद लोगों को लगा कि अदृश्य आदमी उनके चंगुल से निकल गया। काली दाढ़ी वाले आदमी ने चिल्लाकर पूछा, वो कहाँ गया? क्या बाहर निकल गया? इधर गया है, पुलिस वाले ने कहा और आंगन की तरफ बढ़ा।
लेकिन तभी एक टाइल का टुकड़ा उसके सिर के पास से सनसनाता हुआ गुजरा और रसोई की मेज़ पर रखे बर्तनों से जा टकराया। अब मैं इसे मजा चखाता हूँ, काली दाढ़ी वाले आदमी ने चिल्लाया। उसने पुलिस वाले के कंधे के ऊपर से अपनी पिस्तौल तानी और एक के बाद एक 5 गोलियां उस दिशा में दाग दी जहां से टाइल आई थी। उसने अपना हाथ घुमाते हुए गोलियां चलाई ताकि पूरे आंगन में कोई कोना न बचे। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। काली दाढ़ी वाले आदमी ने गर्व से कहा, 5 गोलियां, 4 निशाने पर और एक बोनस। अब कोई लालटेन लेकर आओ, ज़मीन पर टटोलो कि उसकी लाश कहाँ पड़ी है। तो चलिए दोस्तों, द इनविजिबल मैन के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।